श्री मोतीलाल ओसवाल हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए इस नतीजों पर। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के नतीजे आए देखें इस क्वार्टर में, अगर आप वाई बेसिस कंपैरिजन करें तो 34% घटकर करीब 109 करोड़ रुपए रही। और साथ ही साथ अगर आप कुछ और पहलुओं पर देखेंगे नतीजे, इनफैक्ट टॉप लाइन थोड़ा सा तंग रहा। बातचीत करेंगे हमारे साथ श्री मोतीलाल ओसवाल साहब। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थोड़े से नतीजे डेफिनेटली हम इस हालात से खुद भी गुजर रहे हैं, बाजार को हम देख रहे हैं, नतीजे थोड़े से दबाव में रहेंगे, टॉप लाइन प्रेशर्स में रहेंगे, ये चीज तो सबको मालूम है, जग जाहिर भी है। लेकिन ओवरऑल ये जो बीते 3, 4, 5, 6 महीने रहे, जब हमने ऑलमोस्ट ये पिछले 1.5 साल का लो देखा, कैसा रहा बिजनेस एटमॉस्फेयर और क्या यहां से निकलकर थोड़ा सा स्थिति अगले 2-3 महीने में आपको बेहतरीन लगती है? देखिए, मार्केट कंडीशन जैसे आपने बताया कि आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है ब्रोकिंग बिजनेस, वो ईयर ऑन ईयर आई थिंक आप देखेंगे मार्केट में करीब रिटेल का 48% कैश मार्केट का टर्नओवर गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कैश मार्केट का टर्नओवर गिरा है। और बनिस्पत आई थिंक मार्केट एक्टिविटी काफ़ी होने के बाद भी हमारे नतीजे आप देखेंगे क्वार्टर के करीब 26 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है ये क्वार्टर का, जो प्रीवियस क्वार्टर के करीब बराबर है। प्रीवियस क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट 35 करोड़ था, उसमें से 9 करोड़ का करीब अदर इनकम था, प्रॉपर्टीज उसमें हमने बेची थी। तो 26 करोड़ के सामने 26 करोड़ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड मार्केट कंडीशंस को देखते हुए आई थिंक नतीजे हमारे हिसाब से करीब सेटिस्फैक्टरी रहे हैं। और हमने एक क्वार्टर में एक रुपया डिविडेंड, करीब 100% डिविडेंड भी हमने इन्वेस्टर्स के लिए इस बार डिक्लेयर किया है। ओके, ओवरऑल आप देखिए कि जी बात पूरी करिए सर अपनी प्लीज। हाँ जी, सो ओवरऑल बिजनेस में देखेंगे तो हमारा ब्रोकिंग बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ है क्योंकि मार्केट में टर्नओवर काफ़ी गिरा है। बनिस्पत उसके हमारा मार्केट का शेयर वही है और रेवेन्यू थोड़ा सा बड़ा है, यील्ड हमारे करीब स्टेबल है। लेकिन हमारे जो एक बिजनेस है एसेट मैनेजमेंट के, म्यूचुअल फंड के और प्राइवेट इक्विटी फंड्स, उन दोनों ने ये क्वार्टर में डिस्पाइट आई थिंक खराब बाजार के, दोनों ने नए फंड रेज किए हैं। उसके हिसाब से हमारे एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में काफ़ी रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बाकी बिजनेसेज आई थिंक फ्लैट है। ओके मिस्टर ओसवाल, अगर आगे चल के बात करूं, जैसे डेफिनेटली मार्केट ने बहुत बड़ा स्ट्रेच नहीं लिया है, उतने सेंटीमेंट अभी इम्प्रूव्ड साइड में नहीं है, लेकिन पॉसिबल फॉर द लास्ट क्वार्टर और द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ये मार्जिन्स को सस्टेन रखने के लिए और बॉटम लाइन को सिक्योर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं और क्या सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लाइन रहेगी अगले आने वाले क्वार्टर्स में? देखिए, खराब कंडीशन में भी आप मार्जिन देखेंगे तो हमारे इबिटा लेवल पे करीब 37% मार्जिन है और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में सबसे आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट होंगे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इवन 24% है। आप देखेंगे कि मार्केट कंडीशंस काफ़ी अनफेवरेबल थी, उसके बाद भी हमारे जो आप मार्जिन्स देखें काफ़ी स्टेबल है। और उसका डेफिनेटली एक क्रेडिट जाता है हमारे बिजनेस मॉडल्स को। हर बिजनेस में हमारे काफ़ी कॉस्ट कंट्रोल में है और रेवेन्यूज भी काफ़ी हद तक स्टेबल है क्योंकि बिजनेस बिल्डिंग हो रहा है, फंड्स रेज हो रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में काइंड ऑफ AUM धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो आई थिंक हमारी कोशिश रहेगी कि इवन खराब बाजार में भी हम अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को कैसे एक स्टेबलाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वार्टर में मुझे लगता है कि जैसे ये क्वार्टर में भी एक इंटरेस्ट रेट का एक रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कम होने के आसार है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आ रहा है अभी। IIP नंबर्स भी ठीक है और उसके हिसाब से कॉर्पोरेट नतीजे कैसे आते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा इवेंट होता है लास्ट क्वार्टर में जिससे हमारी रेवेन्यू काफ़ी स्टेबल रहती है, वो एक बजट का होता है। सो काफ़ी उसमें एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को। सो मुझे लगता है कि पिछले 3 क्वार्टर में हमने काफ़ी बॉटम सेम प्रॉफिट्स आए हैं। सो काफ़ी स्टेबल हुआ है और मैं आशा करता हूँ और मुझे लगता है कि अगला क्वार्टर स्लाइटली बेटर रहेगा। ये जैसे कि आपने कुछ देर पहले बातचीत भी की थी मिस्टर ओसवाल के, जो आपका एसेट मैनेजमेंट फी है वो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी भी है। इस बिजनेस को लेकर अगले 2-3 क्वार्टर्स पे आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि डेफिनेटली इन लेवल्स पर AUM है वो बिल्डअप होता है, लोग पैसा डालने की सोचते हैं, कंपेयरिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगले 6 महीने में इस बिजनेस के हाथ कैसे देखते हैं और एसेट मैनेजमेंट फी में कितना ग्रोथ देखते हैं आप? देखिए, एसेट मैनेजमेंट के हमारे 2 पार्ट हैं, एक म्यूचुअल फंड है और दूसरा हमारा प्राइवेट इक्विटी फंड है। आई थिंक प्राइवेट इक्विटी फंड में काफ़ी इस बार लास्ट क्वार्टर में और ये महीने के जनवरी महीने में हमने क्लोज किया है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फंड मिला के करीब 350 करोड़ रुपए हमने रेज किया है ऐसे खराब बाजार में, और वो 100% इक्विटी फंड है।
एक अच्छा एक नतीजा हमको देखने को मिला है। और म्यूचुअल फंड में भी हमने एक गिल्ड 10 ईयर गिल्ड फंड स्कीम हमने निकाली थी, उसमें भी हमको आई थिंक करीब 75 to 80 करोड़ रुपए का करीब AUM मिला है। सो हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे ये प्रोडक्ट्स में एक इनोवेटिव, हमने एसेट मैनेजमेंट हमेशा कोशिश की है कि यहाँ से इनोवेटिव अच्छे नए प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर सकें। और इंडिया फर्स्ट आई थिंक 2 or 3 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। तो आई थिंक प्रोडक्ट्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी इनोवेटिव है। मार्केट कंडीशन थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ से AUM काफ़ी बढ़ सकता है। और प्राइवेट इक्विटी में अभी हमने फंड ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। हमारी कोशिश उसमें वापस फंड को कैसे इन्वेस्ट करें उसमें उसकी तरफ एफर्ट हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिस्टर मोतीलाल ओसवाल हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस बीच नतीजों पर हमने मोटा मोटी बातचीत की है नतीजों को लेकर, और प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो नतीजे कुछ ठीक ठाक लगते हैं मौजूदा बाजार की स्थितियों में। मिस्टर ओसवाल, आप जानना चाहूंगा बाजार से आपकी उम्मीदें और आपका आउटलुक। हमने देखा जो सबसे बड़ा कंसर्न था इन्फ्लेशन, थैंक गॉड इट्स कमिंग डाउन नाउ, और आज जो फिगर रही दैट इज 7.47। इस चीज को देखते हुए जो 24 तारीख का इवेंट है, RBI का वर्डिक्ट है नतीजों इंटरेस्ट रेट को लेकर, उससे आपकी उम्मीद क्या है और वहां से जो निकल के आएगा उस पर बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इस पर आपकी सोच? देखिए, हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली रिवर्स होने के पूरे संकेत हैं। ये मंथ में हमको लगता है कि क्वार्टर बेसिस पॉइंट रिडक्शन होगा, और लॉन्ग टर्म आई थिंक एक ट्रेंड हमको मिलेगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम होते जाएंगे। और ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि बाजार में जो प्रॉब्लम चालू हुई थी डेफिनेटली एक ये इन्फ्लेशन से ज़्यादा हुई थी और वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रहा है। दूसरा सामने बजट भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कैसे करके एक थोड़ा सा यहाँ जो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर था, थोड़ा सा एक पेसिमिज्म या नेगेटिव का हो रहा था, उसमें जरूर कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा सकें, उससे मार्केट सेंटीमेंट और ओवरऑल एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे रहे। सो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो काफ़ी रिजॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो काफ़ी अभी भी एक चैलेंजिंग बनता रहा है। और मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से स्टेबल रहेगा। आई थिंक मैं पॉजिटिव बाइस रहूँगा यहाँ से, और अच्छे सेक्टर्स, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। मिस्टर ओसवाल, जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा निवेश इस वक्त वाकई करने का वक्त है और निवेश फायदेमंद होगा, और एक बात जो आपने कही वो ये है कि U-turn in interest rate cycle that is possible in this quarter, इस महीने में इनफैक्ट जनवरी में, क्या इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स लाइक बैंकिंग, लाइक रियल एस्टेट, लाइक ऑटो, और कुछ हद तक अब रेट सेंसिटिव्स आपके कैपिटल गुड्स में बन गए हैं, स्ट्रक्चर्स लाइक BHEL एंड L&T, क्या यही फेवरेट डेस्टिनेशंस रहेंगे आपके या फिर कुछ और भी इसको छोड़ के? देखिए, सबसे ज़्यादा जो फॉल हुआ है वो इंटरेस्ट रेट काइंड ऑफ सेक्टर्स में, और जहाँ इंपोर्ट करेंसी रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाजार में आई थिंक करेक्शन आया है। सो डेफिनेटली वहीं से वापस आपको वहाँ से ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। आई थिंक बैंकिंग जैसे सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमको भी लगता है कि नतीजे अच्छे आएंगे प्राइवेट सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर में काफ़ी करेक्शन मिला है 30 से 50% के स्टॉक। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो डेफिनेटली ये सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। ऑटो में भी आई थिंक आप नंबर्स देखेंगे तो इतने ख़राब नहीं आए हैं नंबर। आई थिंक टू व्हीलर्स में ओवरऑल पॉजिटिव ही है। फिर आपके आईटी सेक्टर्स में एक क्वार्टर के नंबर्स तो ऐसे ख़राब नहीं दिख रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा आउटलुक उनका एक चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स और जहाँ करेंसी का इम्पैक्ट नहीं है वो सेक्टर्स में थोड़ा सा एक अच्छे संकेत आ रहे हैं। मिड कैप्स को लेकर इनफैक्ट ये प्रश्न पूछना चाहूंगा मिस्टर ओसवाल आपसे कि मिड कैप्स में अब यकीन मानिए आज तो फिर भी तस्वीर थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती है, लेकिन आज से लगभग 20 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ऑफ सीजन की जो सेल होती है वो चालू है। लैंको इंफ्रा वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 8 रुपीज, आज इसका भाव लगभग 15 रुपए है। आप मिड कैप्स पे अपने क्लाइंट्स को या फिर इनफैक्ट पूरी इन्वेस्टर लॉबी को क्या राय देंगे? क्या ये मिड कैप्स की तरफ झांकने का, तलाशने का, देखने का वक्त है या फिर थोड़ा सा दूर रहे इस वक्त? देखिए, मार्केट जब भी ज़्यादा बहुत ख़राब होता है ना, मिड कैप में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और काफ़ी स्टॉक आई थिंक गिर जाते हैं, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है। तो जिस स्पीड से हमेशा जो फॉल होता है ना, उसी स्पीड से वापस स्टॉक्स के प्राइस रिकवर होते हैं। और ये आपने देखा है कि पिछले 5-7 दिन में काफ़ी कुछ स्टॉक्स 30%, 40% भी बढ़ चुके हैं। सो मुझे लगता है कि फंडामेंटल के हिसाब से वेदर इट इज लार्ज कैप और मिड कैप, डेफिनेटली मिड कैप में डेल्टा हाई रहता है, तो वहाँ पर अगर इन्वेस्टर को थोड़ा सा एक रिस्क भी ज़्यादा रहता है, लेकिन ये
इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि मिड कैप, सेलेक्टिव मिड कैप में लार्ज कैप की बजाय आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आई थिंक रिवॉर्ड के फेवर में रहेगा। तो अभी भी किसी को अगर इन्वेस्ट करना हो, डेफिनेटली मुझे लगता है कि 100 में से 60 या 70 रुपये मिड कैप में डालना चाहिए। अच्छे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर मिड कैप में डालना चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ फंडामेंटल स्ट्रांग है, आज जैसे आपको जैसे बैंकिंग सेक्टर में कोई स्टॉक लेना है तो बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक मिड कैप ज़्यादा लेने चाहिए और लार्ज कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए। मिस्टर ओसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपनी कंपनी नतीजों के बारे में बातचीत की, धन्यवाद। साथ ही साथ बाजार पर अपनी टिप्पणी रखी, एनालिसिस पर और स्टॉक्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया।